हैं तो लगभग 1000 साल हो गए हैं हिंदी को। हिंदी का जन्म की एक रोचक कहानी है। हमारे सम्मोह या हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि हिंदी भाषा की जन्म की कहानी क्या है, जन्म कैसे हुआ। इसका जन्म वैदिक संस्कृत से होते हुए हुआ। संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, उससे अपभ्रंशीय भाषा का जन्म हुआ और उससे आर्य भाषाओं का जन्म होता है और इसी आर्य भाषा में है हिंदी भाषा। एक लंबा समय गुजर गया है हिंदी भाषा के जन्म को लेकर। हिंदी भाषा को लेकर ये कहा जाता है कि ये संस्कृत का सरलतम रूप है और उसी हिंदी को लेकर आज से 1000 साल पहले हिंदी में लिखना शुरू कर दिया गया। जिसके प्रमुख कवियों के बारे में यदि बात की जाए तो चंद्रदानी, सरपाल, पुष्प, स्वयंभू और अमीर खुसरो, जिसे आप जानते हैं। वहां से लेकर लगभग 1000 साल देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन 4 भागों में एक लंबा इतिहास आपको दिखाई देता है जहां पर हिंदी का विकास हुआ है। इस विकास क्रम को लेकर एक छोटी सी कविता, उसके सारांश को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। आदिकाल का हो साहित्य या हो वीरों की जवानी, युद्ध वीरों का हो श्रृंगार या हो भक्तों की जबानी, खुसरो का लो साहित्य हो या पृथ्वी चंद की कहानी, जानी सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को ठानी। स्वर्ण काल की भक्ति हो या, स्वर्ण काल की भक्ति हो या हो संतों की वाणी, कबीर का विद्रोह हो या जायसी की प्रेम कहानी, सूर की कृष्ण लीला हो या तुलसी की रामायणी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तुक जोड़ने के लिए मैंने उसको रामायणी शब्द जोड़ दिया है। सूर की कृष्ण लीला हो या तुलसी की रामायणी, जाने सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को ठानी। रीति काल के लक्षण हो या हो आचार्यों की शान, केशों की रसिक प्रिया हो या अलंकारों का मान, बिहारी खनानंद का सौंदर्य हो या हो भूषण का गिरगान, जाने सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को ठानी। नए काल की खड़ी बोली हो, नए काल की खड़ी बोली हो या हो देश का जागरण, भारतेंदु की निज भाषा हो या हो प्रेमचंद का जन्म, छायावाद की प्रकृति या हो महादेवी का गान, जाने सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को ठानी, अपनी हिंदी ही को ठानी। इस इतिहास को लेकर यदि मैं गद्य में बात करता है तो आपको पसंद भी आता है। तो इस कविता के माध्यम से इतिहास को रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। हिंदी दिवस की मैंने शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के दिन हिंदी को लेकर खास उसका दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर प्रसाद जो बहुत बड़े व्यंग्यकार है, वे हिंदी दिवस को लेकर बहुत अच्छा व्यंग्य करते हैं। उनका कहना है कि हिंदी दिवस के दिन हम हिंदी बोलने वाले, हिंदी दिवस के दिन हम हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से ये कहते हैं कि हिंदी में बोलिए। कितनी बड़े और कितना बड़ा व्यंग्य है। तो हम हिंदी में बात करते हैं अगले दिन। हरिशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात की। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर जो हम बात कर रहे हैं कि हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या हिंदी दिवस के दिन हिंदी दिवस जो मनाई जा रही है, क्या वो राष्ट्रभाषा है? हिंदी दिवस के दिन वास्तव में हम राजभाषा हिंदी दिवस मना रहे हैं। संविधान में हिंदी दिवस को लेकर प्रावधान जो किए गए हैं वो राजभाषा को लेकर किए गए हैं। संविधान में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी मात्र घोषित राष्ट्रभाषा है। आज राजभाषा के दिन, आज हिंदी दिवस अब राजभाषा के रूप में मना रहे हैं।
मैं गुणों पर बात करूंगा, लेकिन कमजोरियों पर भी बात करना बहुत जरूरी है। ये बात नहीं कि बस गुणों के किसी की तारीफ ही करते जाओ, उसके दोष भी बताना बहुत जरूरी होते हैं, ताकि समय आने पर या भविष्य में हम उसको सुधार सके। अब राष्ट्रभाषा ना बनने के पीछे कारण भी है, क्योंकि राष्ट्र हिंदी को बोलने वाला एक बड़ा तबका है हमारे पास। उत्तर भारत या महाराष्ट्र के लोग इसका समर्थन करते हैं, लेकिन दक्षिणी लोग हिंदी का समर्थन नहीं करते, इसीलिए वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है लिखित रूप में। इस प्रश्न का उत्तर छात्रों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात आपके सम्मुख रखी है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पा रहे। ये सवाल आप पूछ के देखिए उनको कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन रही है, नहीं होगा उनके पास उत्तर। तो ये उत्तर मैंने आपको बताया है। महात्मा गांधी जी की बहुत इच्छा थी कि हिंदी यह राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रभाषा का जिस प्रकार से सम्मान होता है लिखित रूप में राष्ट्रभाषा हो। उनकी इच्छा थी कि ब्रिटेन में जिस प्रकार से अंग्रेजी को कार्यलय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से उसका सम्मान होता है, उसी प्रकार से हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। गुजरात में 1917 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, देखिएगा, भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। उन्हीं का एक दूसरा वाक्य देखिएगा, जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी में बोलते हैं और सारे कामों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान अदा करें। इसे राष्ट्रीय भाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। मैंने उनके संवादों को जैसे कि वैसे पढ़कर आपके सम्मुख रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि तथ्यों को लेकर बात होनी चाहिए, हवा की बात नहीं है। उन्हीं के शब्दों को मैंने आपके सम्मुख पढ़ के सुना है कि महात्मा गांधी जी की कितनी तीव्र इच्छा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। फिर इसी को लेकर आंदोलन होता है, आगे फिर संविधान बनता है, जिसे लंबा समय लगता है, 2 साल से भी ज्यादा का समय लगता है, लगभग 2.5 साल लग जाते हैं। फिर उसमें राजभाषा का प्रावधान किया जाता है। लगभग 3 दिनों तक हिंदी को लेकर चर्चा होती है, और फिर अनुच्छेद 343 भाग 17 के अंतर्गत 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में इसके प्रावधान कर दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि फिर जिस दिन संविधान में इसे लागू किया गया 14 सितंबर 1949 के दिन, उस दिन से भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस हिंदी की वर्तमान स्थिति पर यदि हम नजर दौड़ाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि हम वर्तमान स्थिति इस बिंदु पर बात करते हैं, कि वर्तमान में यदि हम देखते हैं कि यह विश्व में तीसरे क्रम की भाषा है। पहले क्रम पर अंग्रेजी है जो 135 करोड़ लोग बात करते हैं, दूसरे क्रम पर चीन की मंडारी भाषा है जो 120 करोड़ लोग बात करते हैं, और तीसरे क्रम पर हिंदी आती है जो वर्तमान में 80 करोड़ लोग हिंदी में बात करते हैं। तो ये तीसरे क्रम की भाषा है। यदि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य जो उर्दू बोलने वाले देश है, वास्तव में हिंदी ही है, केवल लिपि उर्दू और फारसी का शब्दकोश उन्होंने स्वीकार किया है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो हिंदी एक क्रम की भाषा बन जाती है। खैर, हम वापस आते हैं। आज विश्व में प्रवासी भारतीय जो नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाकर बसे हैं, उसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है। और ये डाटा, ये संकलन मैंने तथ्यात्मक लिए हैं, और लगभग 133 से भी ज्यादा देशों में 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय, पाठशाला, कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाएं, इनमें हिंदी पढ़ाई जाती है। खास बात ये देखिएगा कि जो प्रवासी भारतीय यहाँ से वहां जाकर बसे हैं, वे अपनी भाषा को साथ में लेकर गए, क्योंकि अपनी भाषा संस्कार और संस्कृति का वहन करती है। तो कक्षाओं में हिंदी पढ़ाया जाएगा ताकि संस्कृति को बचाया जा सके, संस्कार को बचाया जा सके। इस तरह से हिंदी विश्व में फैली हुई है, और आज विश्व में हिंदी का एक डंका सा बजता हुआ नजर आता है। आप देखोगे
कि हिंदी में रेडियो चैनल चलते हैं। आप अलग अलग देशों में देखिएगा, यहाँ तक कि कुछ देशों की वो राजभाषा भी है, जैसे मॉरिशस है, फिजी की राजभाषा हिंदी है और दूसरे क्रम की हिंदी भाषा अपनाई जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर टेलीविजन चैनल, रेडियो चैनल, समाचार पत्र चले जाते हैं और दूसरा प्रवासी भारतीयों द्वारा साहित्य का लेखन हो रहा है, हिंदी साहित्य और फिल्मों के कारण हिंदी जो है सारे विश्व में फैलते जा रही है। पहले अंग्रेजी माध्यम हुआ करता था, अब हिंदी बोलने वाले जो विदेश में जाते हैं तो हर 10 में से 2 लोग तो हिंदी बोलने वाले आपको दिखाई देंगे। तो हमें विदेश में जाने के बाद उतनी परेशानी नहीं होती है। जब मैं दुबई गया था तो दुबई जाने के बाद मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि वहाँ सभी बोलने वाले जो है वो हिंदी में बात करते हैं, आप उर्दू मिश्रित हिंदी बात कर रहे हैं। अब मैं मॉरिशस जाता हूँ, वहाँ हिंदी में बात करने वाले हैं, फिजी में जाता हूँ तो वहाँ हिंदी में बात करने वाले हैं, मुझे अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि अंग्रेजी अब अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा बनते जा रही है। नेपाल में जाओ हिंदी में बोलेंगे, भूटान में जाओ हिंदी में बोलेंगे, श्रीलंका में जाओ अब हिंदी में बोलते नजर आए। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और जितना बढ़ते जाएगी उतना ही भाषा जो है आर्थिक प्रगति कर भाषा आर्थिक प्रगति का कारण बनती है। देखिएगा, जिन देशों ने अपनी भाषा को बचाए रखा, जिन्होंने आदर किया, जैसे कि चीन अपनी भाषा का आदर करता है, जापान अपनी भाषा का आदर करता है, तुर्किस्तान अपनी भाषा का आदर करता है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग अपनी भाषा का आदर करते हैं, इसीलिए ये लोग प्रगत है। और हम अपने ही देश में अपनी ही भाषा का जब आदर नहीं करते हैं तो इसकी स्थिति आपको पता है और हमें पता है। बाहर ऐसा चलता नहीं है। हमें भी हमारे देश में हिंदी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज हिंदी जिस तरह से विकसित होते जा रही है, विश्व में अपने पग बढ़ाते जा रही है, उसको लेकर एक कविता में आपके सामने करता हूं। आगे बढ़ रही है हिंदी, बोल चाल संवाद की है हिंदी, मधुर भाष सुभाष की है हिंदी, विश्व मस्तक पर विराजमान हो रही है हिंदी। हिंदी कविताओं में हिंदी, कहानियों में हिंदी, नाटकों में हिंदी, उपन्यासों में हिंदी, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान हो रही है हिंदी। हिंदी अनुकूल है हिंदी, समन्वय है हिंदी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, भाव वाली है हिंदी। एक भाषा, एक राष्ट्र, एक धर्म, एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में, देश और विदेशों में, खेल उत्सवों में, सुर्खियों में गा रही है हिंदी। हिंदी हो रही है आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक उन्नति, फिल्मों की है हिंदी, हर दिल की रजामंदी है हिंदी। कंप्यूटर में है हिंदी, अंतर्जाल में हिंदी, मीडिया में है हिंदी, अंतरिक्ष में है हिंदी। हिंदी बढ़ा रही है हिंदी। मैंने कहा कि मैं बिंदु पर बात करूंगा, मुद्द्याचं काय ते बोला, मी आधी स्पष्ट तो ये बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, ना ही मराठी भाषा का विरोध करता। वो चाहता है कि अपनी भाषा को सम्मान का दर्जा मिले। हम सभी भाषा सीख सकते हैं, उर्दू पढ़िए, आप जितनी भाषा पढ़ोगे ये आपके काम में आएगी जरूर, लेकिन यदि दूसरी भाषा के कारण अर्थात किसी विदेशी भाषा के कारण हम अपनी ही भाषा का अनादर करते हैं तो वो उस समय गंवारा नहीं होता है। जिस प्रकार से हम दूसरों की माँ का आदर करते हैं वो हमें भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है, करना चाहिए, हमें वो सिखाया गया। लेकिन जब हम अपनी ही माँ का आदर नहीं करते हैं तो ये खेदजनक होता है। हिंदी भाषा आपकी माँ है, इसका आदर होना ही चाहिए। अब आदर इसलिए होना चाहिए। अब एक बात जो है ये भी बात स्पष्ट करते जाता हूं कि कोई भी भाषा सम्मान के अधिकारी या लोकप्रिय तब होती है जब वो ज्ञान विज्ञान की भाषा बनती है, व्यवहार व्यवसाय की भाषा बनती है, वो नौकरी और रोजगार देने वाली भाषा बनती है। हिंदी में साहित्य की भाषा, साहित्य की भाषा है हिंदी, ज्ञान विज्ञान की भाषा है, व्यापार व्यवसाय की भाषा हिंदी है
और साथ में अब हिंदी रोजगार और नौकरी की भाषा भी बनते जा रही है। एक समय था कि अंग्रेजी को हम रोजगार देने वाली भाषा के रूप में देखते थे, नौकरी देने वाली भाषा के रूप में आज भी देखते हैं। अब इसके पीछे कारण है कि अंग्रेजी को हम नौकरी देने वाली भाषा के रूप में देखते हैं, हिंदी या मराठी को रोजगार देने वाली भाषा के रूप में हम क्यों नहीं देखते हैं? इसके पीछे कारण है वातावरण नहीं है। आपके पास जो वातावरण होता है आप उसी में ढल जाते हो। आपके समूह ये बात रखी जाती है कि कोई छात्र जो है, कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो जाता है, कोई क्लर्क बन जाता है, तो आपके सामने वातावरण क्या है? पुलिस भर्ती का, क्लर्क का। आपके मन में यही भाव उत्पन्न होगा कि मैं बड़ा होके, जवान होके जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं पुलिस में जाऊंगा या क्लर्क बनूंगा या फिर कोई तहसीलदार बनूंगा या कलेक्टर बनूंगा या पीएसआई बनूंगा। वातावरण जो हमारे समूह वातावरण होता है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अंग्रेजी का वातावरण हमारे ऊपर ऐसे ही बना हुआ है, हमारे समाज में अंग्रेजी का वातावरण है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, समाज का व्यक्ति कहता है, अरे अंग्रेजी का इंग्रजी विषय घे घेतलास तर तू बेरोजगार राहणार नाही, बोलते क्या? हिंदी में गए, अंग्रेजी गए, अरे कुछ नहीं, नौकरी भी नहीं मिलती तो बेरोजगार नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तुझे मिलेगा। चलो किसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ा लेगा, कहीं भी पढ़ा लेगा, स्पीकिंग क्लासेस ले लेगा, पैसे मिलेगा जरूर। वातावरण बनाया गया। हिंदी का वातावरण ऐसा किसने बनाया है? हिंदी का वातावरण बनाया नहीं गया, जबकि हिंदी में रोजगार के अंग्रेजी से भी ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अब जब मैं बताऊंगा आपको तब आपको लगेगा कि हिंदी में कितने सारे अवसर हैं, तो आप देखते जाइएगा। हिंदी में रोजगार के अवसरों को लेकर जब मैं बात करूंगा तो 7 बिंदुओं को लेकर मैं बात करूंगा। किन क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में इसको मैंने विभाजित किया है, जबकि इसके बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 8 क्षेत्रों में से विभाजित किया। एक अध्यापन का क्षेत्र, दूसरा अनुवाद का क्षेत्र, तीसरा लेखन का क्षेत्र, चौथा सरकारी नौकरी, 5वां मीडिया और पत्रकारिता, 6ठा ई प्रौद्योगिकी और 7वां अभिनय और 8वां प्रेरक वक्ता, मोटिवेशन। 8 बिंदुओं को लेकर मैं आपके समूह रखता हूँ। ये 8 ऐसे क्षेत्र है जहां पर नौकरी और रोजगार दोनों के अवसर है। आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि नौकरी और रोजगार में हम सभी को, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, नौकरी किसे कहते हैं ये पता ही नहीं। अंग्रेजों ने यहाँ हमारी जो भाषा थी, हमारी भाषा रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़कर मैकोले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापन की और वहां से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की और उसमें भारतीय लोगों को पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया कि उनको पढ़े लिखे गुलामों की जरूरत थी और उसे नाम दिया नौकरी। नौकरी में शब्द है नौकर। नौकर किसे कहते हैं हम? जो काम करता है हमारे यहाँ, है ना, उसे नौकर कहते हैं और उसी का ही शब्द है नौकरी। और आज हर युवक बड़े गर्व के साथ कहता है कि तुझे क्या करना है? मुझे नौकरी करना है। नौकरी में रोजगार, आप खुद का मालिक बन जाइए। हम इसकी परिभाषा बदल देते हैं, खुद का मालिक खुद बनिएगा। आज समय है कि इतनी ज्यादा स्पर्धा बढ़ गई है और लोक संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इस लोक संख्या वृद्धि के कारण आपको सरकारी, जिसे नौकरी कहते हैं, वो मिलना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। अब ये तो मैंने कम बताया है, इससे ज्यादा संस्थाएं हो सकती है। मुंबई जैसा महानगर, पुणे जैसा महानगर, यहाँ तो इसकी संख्या पूछो मत, इससे ज्यादा होगी। हो सकता है कि 3 लाख के करीब चले जाए। तो केवल अध्यापन के क्षेत्र में इतनी ज्यादा रिक्त स्थान थे जहां पर भरे गए और बहुत सारे रिक्त स्थान हो गए। अभी आने वाले समय में वो खाली हो सकते हैं, हमें पता नहीं है ना। हमें कोचिंग क्लासेस में भी होता है हिंदी, प्रतियोगी परीक्षाओं का अलग कक्षा होती है, वहां पर भी हिंदी पढ़ाई जाती है। इतने सारे क्षेत्र हैं जहां हम अलग अलग उपाधियां प्राप्त करके बीएड, एमएड, नेट सेट, पीएचडी करके ये नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। ये अध्यापन का एक क्षेत्र हुआ। दूसरा हुआ अनुवाद का एक क्षेत्र।
अब अनुवाद को लेकर देखिएगा कि आज अनुवाद बहुत जरूरी बन गया है। आज हर क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती जा रही है। कौन कौन सा क्षेत्र है? पुस्तक का अनुवाद, आज प्रकाशन का जो क्षेत्र है वहां विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में जो है किताबें लिखी जा रही है। अब मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे मराठी में किताब पढ़ना है या मुझे हिंदी में किताब पढ़ना है, तो इसका अनुवाद वहां किया जा रहा है। हिंदी में अनुवाद किया जाता है और वो फिर हिंदी की किताब विभिन्न प्रांतों की, इतना ही नहीं, विश्व में अलग अलग भाषा है, चाइनीज, जापानीज भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी, जिसको हिंदी अच्छी तरह से आती है। अब ये करने के लिए कम से कम आपको दो भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए, एक जिससे आप अनुवाद कर रहे हो उस भाषा पर, और दूसरा हिंदी। आमतौर पर अंग्रेजी से हिंदी में, मराठी से हिंदी में या हिंदी से मराठी में इस तरह से अनुवाद करवाए जाते हैं। और एक पुस्तक के लिए अनुवाद जब आप करते हैं तो 10,000 से लेकर पुस्तक के अनुसार उसकी कीमत होती है 50,000, 1 लाख तक आपको अनुवादक के रूप में वो काम मिलता है, केवल एक पुस्तक के लिए। ऐसा भारत में और विदेशों में कितनी सारी किताबें लिखी जा रही है और निरंतर अनुवाद का काम चल रहा है। इसके लिए आपको बीए तो करना होगा या फिर हिंदी में कर लेना होगा, और भी अनुवाद की एक उपाधि जो वर्धा विश्वविद्यालय है वहाँ अनुवाद की उपाधि ले लीजिए, या पूना, मुंबई में जाकर आप अनुवाद की उपाधि ले सकते हैं। और भी आप अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि लीगली आप जो है अनुवादक बन जाओगे और आपको वो काम मिलना शुरू हो जाएगा। वर्धा में इस तरह से काम चल रहा है। वहां पर अनुवादक का समूह बनाया गया है, आपको आमंत्रित किया गया कि कोई भी वहां जाकर जो है उसमें शामिल हो सकता है और आप काम कर सकते हैं कि मैं ये इस किताब का अनुवाद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर जा सकते हैं, या विभिन्न प्रकाशन संस्था, यदि आपको उनको पता चलता है कि आप अच्छा अनुवादक है तो ये रोजगार आपको मिल सकता है। तो पुस्तक का अनुवाद, उसके बाद फिल्म अनुवाद, ये सबसे बड़ा अनुवाद। फिल्म का क्षेत्र आज अरबों रुपए की कमाई करता है साल भर। एक फिल्म जो है, अब पीछे कुछ ऐसे फिल्में आई थी जो लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करती है। एक फिल्म ऐसे हर साल लगभग 5000 फिल्में बनती है। तो ऐसे फिल्मों में बहुत सारे ऐसे फिल्में जिसका अनुवाद किया जाता है, डबिंग किया जाता है। अब आजकल हम हिंदी फिल्मों के बजाय साउथ की, दक्षिण की फिल्में देखना पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा अनुवाद दक्षिण की फिल्मों का होता है। टेलीविजन पर ज्यादातर फिल्में आप कौन सी देखते हो? दक्षिणी फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं आज। हिंदी फिल्म में अब उतना कोई रुझान नहीं रहा है, दक्षिणी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। यहाँ अनुवादों की बहुत ज्यादा मांग है, नए आवाज उनको चाहिए। आपके पास यदि आवाज की क्वालिटी है, योग्यता है और हिंदी भाषा पर पकड़ है और अंग्रेजी भाषा या उस प्रांत की भाषा पर भी पकड़ है, तो आप उस अनुवाद के क्षेत्र में जाकर लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फिल्म उद्योग जो है अनुवाद के क्षेत्र में दिखाई देगा। उसके बाद समाचार सामग्री का अनुवाद, समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे न्यूज समाचार मराठी में देते हैं अनुवादक, जिसे हम दुभाषी अनुवादक कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी मांग है आज, एक विदेशों में और दूसरा देश में। पर्यटन के क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आता है या किसी प्रांत का व्यक्ति आता है, उसको यहाँ की भाषा नहीं आती, तो कहता है कि मैं हिंदी समझ सकता हूँ, मुझे हिंदी में बोलिए। कोई व्यक्ति आपको कर्नाटक से आता है, तमिलनाडु से आता है या कहीं और से आता है या उत्तर भारत से आता है, अब वो कहेगा कि मुझे नांदेड़ में मुझे घुमाइए या बेंगलुरु में मुझे घुमाइए थोड़ा सा और मुझे हिंदी में मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में वहां भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। और एक बहुत बड़ा जिसे सरकारी नौकरी के अंतर्गत रखा जा सकता है, वह हिंदी अधिकारी का पद है। हिंदी अधिकारी के पद के लिए आपको एमए हिंदी कर लेना पड़ेगा और एक साथ हिंदी और अंग्रेजी तथा मराठी भाषा आपको तो आती है। तो यहाँ कम से कम 2 भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले स्पष्ट किया कि मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं हूँ, अंग्रेजी सीखना चाहिए, सीखिए उसको, लेकिन हिंदी का सम्मान होना चाहिए। तो हिंदी और अंग्रेजी आप दोनों भाषाओं पर पकड़ रखते हैं तो आपको हिंदी अधिकारी का पद मिलता है और इसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। हमारे बहुत सारे मित्र हिंदी अधिकारी हैं। अब ये कौन से क्षेत्र है?
आप बीमा के क्षेत्र में जाइए, बहुत सारे बीमा के ऑफिस है, LIC ऑफिस है, यहाँ हिंदी अधिकारी के 2 पद होते हैं, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ होता है। जो भी पत्र अंग्रेजी में आते हैं उसको हिंदी में अनुवाद करके बाकी के कार्यालय के लोगों तक उसे पहुंचाना पड़ता है। तो यहाँ बहुत जरूरत होती है बैंक के क्षेत्र में। बैंक में हिंदी बोलना बहुत जरूरी है। आप देखोगे बैंक में जब जाओगे तो वहां लिखा हुआ होता है हिंदी में बोलिए, वहां लिखा है आपको अंग्रेजी के साथ हिंदी में होता है। चेक लेना है आपको, नीचे लिखा है धनादेश, पर्ची, ऐसे आपको शब्द दिखाई देंगे। हिंदी का प्रयोग वहां होता हुआ दिखाई देगा। ये करता कौन है? हिंदी अधिकारी करता है। ये SBI बैंक में होते हैं, महाराष्ट्र बैंक में होते हैं, जो भी सरकारी बैंक और निजी बैंक भी हिंदी अधिकारी को रखते हैं। इनकी अच्छी तनख्वाह होती है। क्या आपको ये पता था कि हिंदी अधिकारी का पद भी होता है? हिंदी अधिकारी भी आप बन सकते हैं। आपके समूह केवल एक ही था कि अध्यापक बन सकते हैं, आप बहुत सारे अवसर देखिएगा, कितने सारे अवसर हैं कि हिंदी अधिकारी भी आप बन सकते हैं। BA करके, MA करके हिंदी में करोगे और अंग्रेजी पर भी अच्छी पकड़ बना लोगे तो आपके सम्मुख हिंदी अध्यापक के साथ ये सारे रोजगार के अवसरों के साथ हिंदी अधिकारी पद भी आपको सामने दिखाई देगा। ये रेलवे में होता है और रेल विभाग सबसे बड़ा विभाग है भारत का। सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला कोई विभाग है तो रेलवे विभाग। और रेल विभाग में भारत में कितने स्टेशन है? बहुत सारे स्टेशन है, इसके बहुत सारे भाग है। इन सभी भागों में हिंदी अधिकारी की जरूरत पड़ती है। ये भी संख्या लाखों में जाती है। क्या ये आपको पता था? वातावरण हमको बनाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया। कोई आपका पड़ोसी, कोई समाज वाला बताएगा नहीं, अरे मैं कौन सी नाम बोली कर, किसने बताया नहीं? अरे हिंदी अधिकारी का जगह निकली है, जाना होगा। ऐसा कोई बोलेगा नहीं आपको। रेलवे में जा हिंदी अधिकारी का पद है, बैंक में है, डाक विभाग में है। हर विभाग में सरकारी जितने कार्यालय हैं, डाक विभाग, बैंक विभाग और ये जो मैंने कहा था बीमा विभाग, रेल विभाग, इनमें हिंदी बोलना अनिवार्य है। सरकार ने उस तरह का आदेश इनको दिया हुआ है कि वो हिंदी में कामकाज करते हैं। तो इसलिए हिंदी वहां अधिकारी की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक क्षेत्र में देखिएगा कितने रोजगार के अवसर है। आप किसी भी क्षेत्र में हिंदी अधिकारी, कनिष्ठ हिंदी अधिकारी, सामग्री लेखक अधिकारी के रूप में वहां जा सकते हैं और आपका समाज में एक सम्मान के रूप में लोग आपको देखेंगे कि आप कौन है। आप जब परिचय देते हैं मंच पर कि हाँ हिंदी अधिकारी है, आपका बच्चा क्या करता है? हिंदी अधिकारी। सामने वाला आपका आदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। तो हिंदी अधिकारी का पद आप इस क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा वाला लेखन का क्षेत्र। अब लेखन के क्षेत्र को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। एक साहित्य लेखन, दूसरा पटकथा लेखन, तीसरा गीत लेखन और चौथा है विज्ञापन लेखन। चारों भी ऐसे पद है जहां पर आप जो है रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। पटकथा लिखकर या साहित्य में विधाओं को लेकर, नीति पत्रक में जिन्होंने कविताएं लिखी है वे भविष्य में साहित्यकार बन सकते हैं। और विज्ञापन के क्षेत्र में एक वाक्य लिखने के लिए या कुछ स्लोगन, घोष वाक्य लिखने के लिए लाखों रुपए वहां मिलते हैं। यदि आप अच्छे लेखक हैं तो वहां आप इस तरह के कमाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी का एक विकल्प आपको दिखाई देगा जिसमें UPSC, MPSC, बैंक, बीमा, डाक, रेल की परीक्षाएं होती है जो आपके GE के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। यहाँ आप IAS ऑफिसर, IS ऑफिसर, ED ऑफिसर, CID ऑफिसर, बहुत सारे जो सम्मानजनक पद है वे आप हिंदी विषय को लेकर जो है आप ये परीक्षा दे सकते हैं। और उसके बाद मीडिया और पत्रकारिता मैं संक्षेप में ले लेता हूँ। मीडिया और पत्रकारिता में भी जो है प्रिंट मीडिया है, प्रकाशन संस्थान है, पत्रिका का प्रकाशन है, टीवी मीडिया है और रेडियो मीडिया है। इस मीडिया में भी बहुत सारे पद होते हैं जहां संपादक, उपसंपादक, सह संपादक, संवाददाता, अनुवादक, सामग्री संकलन, रेडियो जॉकी, टंकक, वर्तनी शोधक, प्रूफ रीडर, विक्रेता जैसे बहुत सारे पद होते हैं। हमारे पास हिंदी विभाग में एक विक्रेता आया था वाणी प्रकाशन से। मैंने कहा आप किताब बेचने के लिए, तो बोला अलग बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये भी एक नौकरी, ये भी एक रोजगार का अवसर है। और उसके बाद ई प्रौद्योगिकी का अवसर है जिसमें आप स्वयं अपने कोर्स बनाकर
इंटरनेट के जरिए घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आपका खुद का एक प्रमाण पत्र कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स आप खुद बनाकर जो है पैसे की कमाई कर सकते हैं। आज एआई का दुनिया है। एक कविता, ऐसे ना मुझे देखो, लड़कों को खासकर, ऐसे ना मुझे देखो ये चेहरा नजरों में अटक जाएगा, ऐसे ना मुझे देखो ये चेहरा नजर में अटक जाएगा, इस सारे जमाने में मेरा रोजाना खटक जाएगा। तुम जो मुझे देखती हो, तुम जो मुझे देखती हो तो मैं एक पल थम जाता हूँ, तुम जो मुझे देखती हो तो मैं एक पल थम जाता हूँ, जो काम मुझे करना था वही भूल जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने यह तो पूछा ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा ही नहीं। यूं ही नजरों से बातें हो जाएगी, सोचा ही नहीं। यूं ही नजरों से बातें हो जाएगी, सोचा ही नहीं। सोचा ही। धन्यवाद।